सीमारेखाएं कहानी कुंवर नारायण। एक बार ऐसा हुआ कि दो देशों के बीच सीमारेखा यानी विभाजन रेखा अचानक कहीं खो गई। खासा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारामार थी। उसको लेकर सब यकायक थम गया। दोनों देश लड़ना छोड़कर खोजने में लग गए अपनी अपनी सीमारेखाएं, बल्कि अपनी सीमारेखा जो दोनों की होते हुए भी किसी एक की ही नहीं थी। क्योंकि सीमारेखा खो गई थी, इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल दोनों देशों के बीच फर्क करने में हो रही थी। दोनों का रंगरूप एक, रहन सहन एक, जमीन आसमान एक, पहाड़ नदियां जंगल एक, वेशभूषा तक एक, रक्त का रंग एक, शरीर की बनावट भी एक। सीमारेखा के खो जाने वाला हादसा उस समय हुआ जब उसी सीमारेखा को लेकर दोनों देशों के बीच घमासान चल रही थी। उसके गायब होते ही लड़ाई रोकनी पड़ी और दोनों ही देश लड़ना छोड़कर लड़ाई की जड़ यानी सीमारेखा को खोजने में जुट गए। इतिहास से शुरू किया तो पता चला कि अभी कुछ ही वर्षों पहले तक वह कहीं थी ही नहीं। कुछ लोगों को शक हुआ कि भीषण गोलाबारी में कहीं वह नाजुक सी सीमारेखा ही तो नहीं हलाल हो गई। लेकिन ऐसा अगर हुआ होता तो कहीं उसकी लाश तो मिलती। एक लाश मिली तो जरूर, पर इतनी क्षतविक्षत हालत में कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। कुछ उत्साही और जानकार लोग सीमारेखा की तलाश में पुरातत्व में भी गए। वहाँ हाल और भी बुरा था। दो देशों के बीच तो क्या, वहाँ किन्हीं और देशों के बीच कोई भी सीमारेखा नजर नहीं आ रही थी। उनमें से कुछ लोग यह अटकल लगा रहे थे कि शायद आधुनिक समय में सीमारेखा उसी तरह पाताल में चली गई थी जैसे वैदिक काल में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। फिलहाल समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, न वर्तमान में, न इतिहास में, न भविष्य में, न आदमी की नस्ल में, न उसकी शक्ल में, न साहित्य में, न कलाओं में, न भूगोल में। इस सीमारेखा न रहने से सब एक सा लगने लगा था, मानो कई अलग अलग देश न होकर एक ही दुनिया हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि साफ साफ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसके विरुद्ध है। सब एक दूसरे के पक्ष में लगते थे, और जब यह न पता चले कि कौन किसके खिलाफ है, मानव जाति की सबसे बड़ी पहचान उसके हजारों साल पुराने योद्धारूप का ही लोप होता जा रहा था। युद्ध और संघर्ष जैसे महाकर्म का अभिप्राय ही घपले में पड़ गया। लगता था बिना संघर्ष के प्रगति कैसे हो। संघर्ष क्या रुका कि मानव जाति की प्रगति ही रुक गई थी। विकास के अनवरत क्रम में दिल दहला देने वाली बाधा उत्पन्न हो गई थी। संघर्ष और संहार के अपार और अपराजेय साधनों का आविष्कार, निर्माण और वितरण करने वाले तमाम संस्थानों और कारखानों के लिए संकट पैदा हो गया था, जिसका विपरीत प्रभाव उन्नत और अनुन्नत देशों पर एक साथ पड़ रहा था। उनकी आर्थिक व्यवस्था डामाडोल होने लगी। लड़ाइयाँ अगर किसी भी वजह से रुक गईं तो मनुष्य जाति का विनाश अवश्य भावी था। पृथ्वी अगर बच भी गई तो किस काम की। जिन घने जंगलों, वीरानों और दुर्गम पहाड़ों वगैरह से होकर सीमारेखा गुजरती थी, वहाँ उसे हर वक्त दृष्टि में रखना वैसे भी हमेशा ही मुश्किल रहा था। अब जब वह खो गई थी या दिखाई नहीं दे रही थी, उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव था। सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी उसे ढूंढने वालों की भीड़ भब्बड़ की वजह से, जो सीमारेखा के न रहने से दोनों देशों के बीच इतनी आज़ादी से आ जा रहे थे कि मानो अब दो नहीं, दोनों मिलकर एक ही देश हो गए हों। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच मेल मोहब्बत और शादी ब्याह तक का सिलसिला शुरू हो गया। इसके पहले कि एक बिल्कुल स्वाभाविक सरलीकृत समाधान में ठहरकर हमेशा के लिए शांत हो जाता और दो महान देशों के बीच फर्क कर सकने वाली लड़ाई झगड़े की कोई बुनियाद ही न बचती। कुछ पेशेवर देशभक्त राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने मामले को आगे बढ़ाकर हाथ में ले लिया और सार्वजनिक रूप से अत्यंत समारोही ढंग से शपथ खाई कि देश के हित में हम मामले को उलझाकर ही रहेंगे, और पक्का संकल्प लिया कि अगर पुरानी सीमारेखा किसी कारण से ढूंढने से न भी मिली तो हम नई सीमारेखा बनाएंगे, चाहे इस महान प्रयास में दोनों देशों को मर मिटना ही क्यों न पड़े। इस मर मिटने वाले नारे का लोगों पर कमाल का प्रभाव पड़ा। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है।
कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। एक कट्टर अनुयायी से किसी नाबालिग नासमझ ने नादानी में पूछा, जरा विस्तार से समझाइए इस मर मिटने या मार कर मिटा देने वाले इस धर्म की बारीकियों को। वह विस्तार में नहीं गया, जरा जल्दी में था। विस्तार में जाने का न तो उसके पास समय था, न ही धीरज। नाबालिग की बचकानी उत्सुकता को बीच ही में काटते हुए उसने कहा, इसमें विस्तार है ही नहीं, केवल संक्षेप में मर मिटना है। समझा नहीं, जरा और समझाता हूँ। यह कहकर उसने बात की एक गोली बनाकर नाबालिग के उलझे हुए दिमाग में ठोंक दी। इससे संदेह उठाने वाला तो हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन दूसरे नाबालिग भी इसके सार तत्व को तुरंत और बखूबी समझ गए। बात जब मर मिटने वाले ज्यादा बड़े मुद्दे पर जा टिकी तो सीमा रेखा वाला तनाव कुछ कम हुआ, मगर स्थिति गंभीर बनी रही। मामले को उलझाने और फिर उलझाए रखने में मीडिया की ओर से भी राजनीति को पूरा सहयोग मिल रहा था। माहौल किसी भी सरल और सीधे समाधान के बिल्कुल खिलाफ था। महायुद्ध तक हो सकता था, क्योंकि मर मिटाने वाल धर्म को बचाए रखना जरूरी था। सारी दुनिया विस्फोट के एक नाजुक बिंदु पर बैठी सोच रही थी कि अचानक खबर उड़ी, खोई सीमारेखा मिल गई। वह जमीन पर नहीं, एक नक्शे में छिपी बैठी थी, जैसे बिल में सांप। अब सीमारेखा नहीं, वह नक्शा विवाद का विषय था जिसमें वह मिली थी। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। एक कूल बहुत बड़ी मेज, दुनिया से भी ज्यादा बड़ी मेज पर एक छोटा सा नक्शा मेज को घेरकर नक्शे के चारों ओर तमाम विशेषज्ञ बैठ गए। नक्शे में तमाम सीमारेखाओं की इतनी जबरदस्त गिचपिच थी कि पता नहीं चलता था कौन सी रेखा किस देश की या किस जाति की सीमा थी। एक साधारण व्यक्ति से लेकर पूरी मानव जाति तक की सीमारेखाओं का एक ऐसा महाजाल फैला हुआ था कि उसके नीचे पूरी पृथ्वी लगभग ढंक गई सी लगती थी। देशों में ही नहीं, अब तो घर घर में हर व्यक्ति परेशान था। दो के बीच एक सही सीमारेखा की तलाश में पूर्णविराम। सिर्फ बच्चे खुश थे जो नहीं मानते किसी भी सीमारेखा को। वे उड़ रहे थे हवा में, असीम में, रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह, अपने पीछे सीमारेखाओं को टूटे हुए धागों की तरह लहराते।